हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज। अगर मैं नेचुरल लैंग्वेजेस की बात करूँ, ये जो हम बोलते हैं अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पश्तो, अगर मैं इन लैंग्वेजेस की बात करूँ, आपको लगता है ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? फॉर्मल लैंग्वेजेस में एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। दूसरे अल्फाज में जैसे आपने कहा, एक फॉर्मेलिटी होती है। तो अगर मैं नेचुरल लैंग्वेजेस की बात करूं, तो अंग्रेजी, उर्दू, कोई भी जबान ले लो, अरबी, कोई भी लैंग्वेज, इसकी एक ग्रामर है। ग्रामर होती है ना, ग्रामर हमें बताती है कि नाउन कहाँ आएगा, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा। ग्रामर लैंग्वेज की फॉर्मेट को और स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। नेचुरल लैंग्वेज वो हमेशा फॉर्मल होती है, क्योंकि उसके, जैसे आपने कहा, रूल्स होते हैं। जैसे वो हिंदी में कहते हैं, नियम होते हैं, कवानीन होते हैं, एक ग्रामर है, एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अंग्रेजी में अगर कोई सेंटेंस लिखता हूं, तो अगर मैं सब्जेक्ट, वर्ब और नाउन इनको आगे पीछे कर लूं, तो बात की सेंस नहीं बनती। मुझे अंग्रेजी के तो जितनी भी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, वो सारी की सारी फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं। उनकी ग्रामर है, रूल्स हैं, और उन्हीं रूल्स के तहत, उसी ग्रामर के तहत, उसी स्ट्रक्चर और फॉर्मेट के तहत लैंग्वेज को लिखा जाएगा, बोला जाएगा। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, ये तो नेचुरल लैंग्वेजेस हो गई, मैं तो मशीन की बात कर रहा हूँ। तो मशीन को तो जाहिर बात है किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। वो जावा भी हो सकती है, सी शार्प भी हो सकती है, सी प्लस प्लस भी हो सकती है, पाइथन भी हो सकती है, लिस्प भी हो सकती है, इट कैन बी एनी लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर्मल होती हैं या इनफॉर्मल? जैसे हम बोलते होते हैं जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स है, ठीक है, कहते हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है। यस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर तो उसके लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शन को के लिए एक खास स्ट्रक्चर है, एक खास फॉर्मेट है, इस खास सिंटेक्स है। अगर मैं उस सिंटेक्स से हट के कोई काम करूंगा, तो मेरा कंपाइलर क्या करता है? एरर जनरेट करता है। एरर जनरेट करने का क्या मतलब है? पल्ले नहीं पड़ी उसको, मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसको समझ नहीं आई। आप सी में कोई कोड लिखते हैं या जावा में कोई कोड लिखते हैं, आप पे सी कोड नहीं लगाते, टर्मिनेट नहीं करते, आपके पास एरर जनरेट होता है। ठीक है, अगर आप कोई जो से इंटीजर लेते हैं, कोई आइडेंटिफायर लेते हैं और उसको डेटा टाइप असाइन नहीं करते, तो आपके पास एरर आता है, क्योंकि उसके सिंटेक्स के अकॉर्डिंग एंड पे टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन होना चाहिए था। अगर मैं कोई इंटीजर ले रहा हूँ, कोई कोई आइडेंटिफायर ले रहा हूँ, तो उसकी डेटा टाइप मुझे बतानी पड़ेगी। इस तरह सिंटेक्स से हट के जब भी मैं काम करूंगा, तो मेरे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एरर क्रिएट होता है। इन अदर वर्ड्स, हमारा कंपाइलर उसको समझ नहीं आता। जब वो समझ नहीं आएगा, मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो आउट के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सारी फॉर्मल है, क्योंकि उन तमाम लैंग्वेजेस का एक सिंटेक्स है, उन तमाम लैंग्वेजेस की का एक स्ट्रक्चर है। उसके कोड लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए एक खास फॉर्मेट वो अंडरस्टैंड करेगा, वरना तो एरर जनरेट कर देगा। आपने एक कोई वेरिएबल ले लिया, कोई आइडेंटिफायर लिया, तो सही नहीं बताई, तो एरर जनरेट हो गया। आपने इंस्ट्रक्शन लिखी, एंड पे सेमीकोलन लगा के टर्मिनेट नहीं किया, तो एरर आ गया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो प्रोग्रामिंग सिंटेक्स है उस लैंग्वेज का, उसके अकॉर्डिंग डाटा टाइप होना चाहिए, एंड पर सेमीकोलन होना चाहिए। आप सिंटेक्स से डिविएट करोगे, एरर आएगा।
इसका मतलब है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक फॉर्मेट है, एक रूल्स हैं, एक सिंटेक्स है। लिहाजा तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या फॉर्मल लैंग्वेज, और इसी वजह से हम इन लैंग्वेजेस को सिंटैक्टिक लैंग्वेजेस भी कहते हैं। फॉर्मल लैंग्वेजेस के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिंटैक्टिक लैंग्वेजेस, क्योंकि ऐसी लैंग्वेजेस है जिनका एक सिंटेक्स होता है। इनफॉर्मल लैंग्वेजेस इसका उलट होंगी, एक फॉर्मल है तो दूसरी इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब ये है कि मेरे पास लैंग्वेज में कोई खास ग्रामर नहीं है, कोई खास रूल्स नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, सिंटेक्स नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि मेरा फोकस इनफॉर्मल लैंग्वेजेस में सिर्फ इतना है कि जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, वो जिसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं उसको पल्ले पड़ जाए, समझ आ जाए, बेशक वो अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स ना हो, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ना हो, वी डू नॉट केयर अबाउट इट। The only thing we care in informal languages is कि मेरी बात समझ आ जाए। That is why these languages are semantic languages. Semantics क्या होते हैं? Meanings होते हैं। तो ये semantic languages हैं। इसका मतलब ये है कि meaning impart हो जाए, बात समझ आ जाए, grammar, rules, syntax follow नहीं हुआ, कोई मसला नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं पहले एग्जांपल लेता हूं क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ आने में इट विल टेक अ लिटिल टाइम। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द नेचुरल लैंग्वेजेस जिनके हम सबको समझ आती है। मैं एग्जांपल लेता हूं अंग्रेजी जुबान की। अगर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिखना है, कोई वर्ड लिखना है या सेंटेंसेस लिखने हैं या पूरे पूरे एसेज लिखने हैं, कुछ भी लिखने हैं, मुझे सबसे बेसिक तरीन कौन सी ऐसी चीज है जिसका पता होना चाहिए? मुझे जब तक ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स के बारे में नहीं पता होगा, तब तक मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता या मैं अंग्रेजी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। जब तक आपको ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स के बारे में आगाही नहीं होगी, तब तक आप अंग्रेजी का कुछ भी नहीं लिख सकते, अंग्रेजी जबान को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ओके, इसी तरह अगर आपको उर्दू में कुछ लिखना है तो जब तक आपको तमाम तर हरूफ का नहीं पता होगा, अलिफ बे का नहीं पता होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं लिख सकते। चाइनीज हो, रशियन हो, पर्शियन हो, अरेबिक हो, कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल लैंग्वेज हो, मुझे उस लैंग्वेज के बेसिक, जिनको हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, लैंग्वेज बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनका जब तक नहीं पता होगा, तब तक मैं लैंग्वेज नहीं बिल्ड कर सकता, मैं वो लैंग्वेज नहीं लिख सकता। देखें, आप जब कोई इमारत खड़ी करते हैं तो सबसे पहले आप फाउंडेशन ब्रिक्स ले करते हो, सबसे पहले बुनियाद रखते हो, फिर उस बुनियाद के ऊपर वो जो आपने ईंटें रखी हैं, फिर उनके ऊपर फर्दर बिल्डअप करते हो। तो इसी तरह जब कोई जबान बनानी है तो सबसे पहले उसके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, उसकी जो बुनियादें होंगी, वो जो पहली ईंटें होंगी, वो उसके, जैसे अंग्रेजी जबान में ए से लेकर जेड तक लेटर्स होंगे, उर्दू में अलिफ भी होंगे, किसी और लैंग्वेज में उसके इतने जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो होंगे, उनका पता होगा तो उसके बाद जबान की इमारत खड़ी की जा सकती है, लैंग्वेज लिखी जा सकती है, कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ये जो अल्फाबेट मेरा लिखा हुआ है, ये अल्फाबेट, इस अल्फाबेट से मेरी मुराद अंग्रेजी वाले ABC नहीं है। ये अल्फाबेट एक्चुअली, ये जो सिग्मा सिंबल है ना, ये जो समेशन सिंबल है जिसको हम सिग्मा बोलते हैं, इस कोर्स में मैं इस सिग्मा को रेफर करता हूं एज अल्फाबेट। अगर मैं अंग्रेजी में कुछ लिखना चाहता हूं या अंग्रेजी जबान को कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, तो मेरे पास ये जो सिग्मा है, ये जो अल्फाबेट है, इसके अंदर मेरे पास क्या आता होगा? ए आता होगा, बी आता होगा, सी आता होगा, इसी तरह अप टिल जेड तमाम तर लेटर्स आते होंगे। और अगर मैं उर्दू की बात करूंगा तो इस अल्फाबेट, इस सिग्मा
के अंदर मेरे पास अलिफ बे शामिल होगा। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज की बात करना चाहूंगा जो नंबर्स के ऊपर बेस करती होगी, तो हो सकते हैं मेरे पास इसमें 0 1 2 3 अप टिल 9 तक नंबर्स आ जाएं, डिजिट्स आ जाएं। अगर मैंने अपनी कोई जबान बनाई हुई है, मैं अपनी कोई जबान बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं कोई भी सिंबल्स यूज कर सकता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ जी डॉलर सिंबल आएगा मेरी लैंग्वेज में, सपोज मैं कहता हूँ मेरी लैंग्वेज में एम्परसेंड या एंड सिंबल आएगा, सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी लैंग्वेज में नॉट सिंबल आएगा। तो मैं कोई लैंग्वेज बनाऊं, उस लैंग्वेज के जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे या जो भी सिंबल्स होंगे, बेसिक कैरेक्टर्स होंगे, वो मेरे अल्फाबेट के अंदर आएंगे। इज इट क्लियर? ये जो सिग्मा है, इसको मैं अपने कोर्स में अल्फाबेट बोलूंगा, ये याद रखिएगा। एबीसी को अल्फाबेट नहीं बोल रहा मैं अल्फाबेट किसको बोल रहा हूं? इस को। अब आपको पता है कि सिग्मा समेशन को जाहिर करता है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ऐसा ही है। समेशन का क्या मतलब होता है? समेशन का मतलब होता है कलेक्शन, किसी चीज की कलेक्शन। समेशन मींस कलेक्शन ऑफ समथिंग, यू आर समिंग थिंग्स अप, आप चीजों को इकट्ठा कर रहे हो, यानी कि देयर इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। कलेक्शन का मतलब है, इफ यू पीपल रिमेंबर, जो हमने डिस्क्रीट में सेट थ्योरी पढ़ी थी, तो कलेक्शन का मतलब है वी आर, क्योंकि सेट्स होते हैं कि कलेक्शन होते हैं ऑफ एलिमेंट्स या ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मेरे पास ये जो सिग्मा है, ये एक्चुअली एक कलेक्शन है, ये एक्चुअली एक सेट है। इस वजह से हमने ये करली ब्रैकेट्स यूज की हैं, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग दिस सिग्मा एज अ सेट। और सेट में आने वाले तमाम तर ऑब्जेक्ट्स विच आर सेपरेटेड बाय कोमा, ये क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं। ये डॉलर सिंबल भी एक एलिमेंट है, ये एम्परसेंड या एंड सिंबल भी एक एलिमेंट है, और ये नॉट सिंबल भी एक एलिमेंट है। अब इतनी बात अगर आप लोगों को पल्ले पड़ गई है, तो फिर ये जो नीचे डेफिनेशन दी हुई है, दिस इज नथिंग। कहा जा रहा है कि जो अल्फाबेट है, सिग्मा है, ये क्या है? ये एक फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है। यानी कि मेरे पास ये जो सिग्मा है, ना तो ये एम्प्टी होगा, ये एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है, और ना ही इसकी पोजीशन ये होगी कि ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स कंटेन करता हो। ना तो सिग्मा एम्प्टी होगा, और ना ही सिग्मा में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। सिग्मा में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो हमारे पास अल्फाबेट हमेशा फाइनाइट होगा और नॉन एम्प्टी होगा। और इस अल्फाबेट में जो कुछ भी आएगा अंदर, जो कुछ भी लिखा होगा, वी विल रेफर देम एज द सिंबल्स दैट बिलोंग टू द अल्फाबेट, और रेफर टू देम एज कैरेक्टर्स बिलोंगिंग टू द अल्फाबेट। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि ये सिग्मा अल्फाबेट कहलाता है। इसमें आने वाले तमाम तर सिंबल्स को हम सिंबल्स बोलेंगे, कैरेक्टर्स बोलेंगे। अगर मेरे पास ABC लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये लेटर्स हैं। अगर मेरे पास ये भी लिखा हुआ है कि 0 1 2 लिखा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेशल सिंबल्स हैं, तो वो स्पेशल सिंबल्स हो जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक है, वो भी हो सकता है। तो इट कैन बी बेसिकली कलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ सिंबल। ठीक हो गया? एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर। अब यहां पर मेरे पास ये एक अल्फाबेट है जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, A और B। ये एक और अल्फाबेट है मेरे पास जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, 0 और 1। ये एक और अल्फाबेट है जिसमें मेरे पास तीन कैरेक्टर्स हैं, IJK। अब आप देखो, अगर आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस अल्फाबेट की एग्जांपल लूं, पहले तो आप मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात है, अंग्रेजी जबान में हमारे पास 26 लेटर्स हैं। मैं अंग्रेजी का जब भी कोई वर्ड लिखूंगा, मैं इन्हीं 26 को यूज करूंगा ना, कोई 27वां तो यूज नहीं हो सकता।
इन्हीं इन्हीं 26 में से कोई ना कोई लेटर लूंगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास अल्फाबेट में 2 कैरेक्टर्स होंगे ए और बी, तो जब भी मैं कोई वर्ड लिखना चाहूंगा इस अल्फाबेट को यूज करते हुए, तो उन वर्ड्स में या ए यूज हो रहा होगा या बी यूज हो रहा होगा, इसके अलावा कुछ हो रहा नहीं सकता, क्योंकि अल्फाबेट में है ही 2 कैरेक्टर। सिमिलरली अगर मैं ये वाला अल्फाबेट यूज करता हूँ जिसमें 0 और 1 है, तो फिर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ, इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 0 एंड 1, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। सिमिलरली अगर मैं ये अल्फाबेट यूज करता हूं, तो फिर आई, जे और के, इन 3 के अलावा मैं कोई और कैरेक्टर यूज नहीं कर सकता फॉर राइटिंग एनी वर्ड दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस अल्फाबेट। इस अल्फाबेट की मदद से जो भी वर्ड जनरेट होगा, जो भी वर्ड मैं लिखूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, उसमें आई, जे और के, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। डू वी एग्री विद दैट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें क्लियर होना चाहिए जी। इससे अगली जो चीज मैंने डिस्कस करनी है, दैट इज अबाउट स्ट्रिंग्स। आप लोगों ने यकीनन प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोग स्ट्रिंग्स बनाते हो, स्ट्रिंग्स लिखते हो, उसमें कौन सा ऑपरेशन यूज होते हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए? कंकैटिनेशन फंक्शन बोलते हैं। उसका मकसद क्या होता है? चीजों को ज्वाइन करना। तो आप क्या कर रहे हो? तो आप जब स्ट्रिंग्स बना रहे होते हो, तो आप डिफरेंट कैरेक्टर्स को ज्वाइन करते हो, कंकैटिनेट करते हो। फर्ज करो कि मेरे पास ये अल्फाबेट है, ये सिग्मा है, ठीक है, जिसमें ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स हैं। क्या मैं इस अल्फाबेट से सी ले सकता हूं? अगर मैं इन तीनों अल्फाबेट को जोड़ दूं, तो मेरे पास जो चीज बनकर आएगी, दैट वुड बी कॉल्ड अ स्ट्रिंग। यहां पर यूज द टर्म कंकैटिनेशन, इसकी डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन है जो आगे आके समझ आएगी। तो आप कर क्या रहे हो? आप जिस भी लैंग्वेज के वर्ड्स लिख रहे हो, सपोज मैं अंग्रेजी के लफ्ज लिख रहा हूं, तो जब मुझे अंग्रेजी के लफ्ज लिखने हैं, तो मुझे ये वाला अल्फाबेट चाहिए होगा ना। मैं क्या करूंगा? मुझे अगर एक वर्ड कैट लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस अल्फाबेट सिग्मा को पहली दफा एक्सेस करूंगा और सी उठा लूंगा। मैंने लिख लिया जी सी। मैं फिर दोबारा इसी अल्फाबेट सिग्मा को एक्सेस करूंगा और ए उठा लूंगा। फिर मैं तीसरी दफा दोबारा एक्सेस करूंगा और टी पिक करूंगा। फिर मैं इन तीनों को आपस में कंकैटिनेट करूंगा। जब मैं कंकैटिनेट कर लूंगा, तो मेरे पास जो चीज बनकर आएगी, दैट वुड बी रेफर्ड एज अ स्ट्रिंग। मैं ये काम भी कर सकता था कि सी डॉट ए डॉट टी, ये जो डॉट्स हैं ये कंकैटिनेशन को शो करते हैं। मैं इस तरह भी लिख सकता था, और अगर मैं डॉट ना भी लगाऊं और वैसे जोड़ के लिख लूं, तब भी वही बात है। मैं इसी अल्फाबेट को यूज करूं और मैं लिखूं ए ए ए भी मैंने अल्फाबेट से उठाया, दोबारा ए भी मैंने उसी अल्फाबेट से उठा लिया, और फिर बी भी उठा लिया, उनको जोड़ लिया, तो मेरे पास स्ट्रिंग आ गई डबल ए बी। अच्छा, फर्ज करो मैं इस अल्फाबेट पे आता हूँ, इस वाले अल्फाबेट पे आता हूँ, तो क्या मैं एक स्ट्रिंग लिख सकता हूँ ए बी? मेरे पास ये वाला अल्फाबेट हो, ये अल्फाबेट है जिसमें ए और बी 2 कैरेक्टर्स हैं। एग्जाम्पल वाली जगह पे जहां पर अल्फाबेट लिखा हुआ है जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, ए और बी। अब इस अल्फाबेट को अगर मैं यूज करूं, तो मैं एक स्ट्रिंग लिख सकता हूं जिसमें ए और बी आपस में कंकैटिनेटेड हों, यानी कि ए बी। तो हम अपने अल्फाबेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, अल्फाबेट को देखते हुए हमने स्ट्रिंग बनानी होती है। इज इट क्लियर? ये जो मैंने अभी स्ट्रिंग की स्लाइड पे मैं मूव नहीं किया अभी। अगर मैं आपसे पूछूंगा मुझे बताओ स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि स्ट्रिंग इज अ कंकैटिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स टेकन फ्रॉम द अल्फाबेट। यही डेफिनेशन अगली स्लाइड, स्ट्रिंग्स वाली स्लाइड पर मौजूद है। अब मैंने, तो आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फाबेट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये नीचे एग्जांपल जो दी हुई है जिसमें हमारे पास अल्फाबेट में वही 2 कैरेक्टर्स हैं, ए और बी, इन 2 कैरेक्टर्स यूज करके कुछ स्ट्रिंग्स लिखी गई हैं नीचे। अब इसका आप नोट करो, एक स्ट्रिंग है जो कि सिर्फ ए के ऊपर बेस कर रही है, पहली स्ट्रिंग, ठीक है।
हमने अल्फाबेट का एक कैरेक्टर ए लिया और उसी कैरेक्टर को एज अ स्ट्रिंग लिख दिया, कोई बुराई नहीं। कोमा देखिए, फिर लिखा हुआ है ए बी ए, ये एक और स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में हमने क्या किया, ए लिया, बी लिया, ए लिया, बी लिया, ए लिया, और इनको आपस में ज्वाइन कर लिया, कंकैटिनेट कर लिया। इस तरह एक दो स्ट्रिंग्स और लिखी हुई हैं। अब आप नोट करो, इस एग्जांपल में नोट करो कि हर एक स्ट्रिंग जो है, इसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? लेंथ आप कैसे काउंट करते हो? लेंथ आप काउंट करते हो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये जो पहली स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ ए है, इसमें एक ही कैरेक्टर है, दैट इज ए, तो इसकी लेंथ क्या है? 1। दूसरी जो स्ट्रिंग है, इसमें हमारे पास क्या है? ए है, फिर बी है, फिर दोबारा ए है, फिर दोबारा बी है, फिर दोबारा ए है, तो 5 कैरेक्टर्स को ज्वाइन किया गया है। इसकी लेंथ क्या है? 5। इससे अगली स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? ट्रिपल ए बी की लेंथ क्या है? 5 कैरेक्टर्स इसमें, वो इसकी लेंथ है। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये है कि मेरे पास हर एक स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा फाइनाइट होगी। कोई स्ट्रिंग ऐसे नजर नहीं आएगी जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी बी ए और फिर डॉट 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 डॉट, ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं होती। स्ट्रिंग की हमेशा लेंथ फाइनाइट होती है, बेशक वो 50 लाख कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करती हो, लेकिन होती फाइनाइट है, होती काउंटेबल है। तो इस तरह हम इसी अल्फाबेट को यूज करते हुए कितनी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं? फाइनाइट स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, लेकिन हर एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइनाइट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन Yes. कितनी स्ट्रिंग्स बनेंगी? आप ए और बी को जोड़ते जाएं तो स्ट्रिंग्स बनती चली जाएंगी, वो कोई लिमिट ही नहीं है उसकी। समझ रहे हैं? आप लेंथ 1 की स्ट्रिंग बनाएं, आप लेंथ 2 की, लेंथ 3 की, लेंथ 4 की, 5 की, 1 करोड़ लेंथ की स्ट्रिंग बनाएं या 1 अरब लेंथ की स्ट्रिंग बनाएं और आप बनाते चले जाएं, इट विल नेवर स्टॉप। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो बनेंगी वो इनफाइनाइट होंगी, मगर हर स्ट्रिंग की अपनी लेंथ हमेशा फाइनाइट होगी। अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि अल्फाबेट का हर एक कैरेक्टर भी एज अ स्ट्रिंग लिखा जा सकता है। याद रखने के लिए इतनी बात याद रखो, फिर आने वाले टाइम में अगली क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वो क्या होता है। उसको हम नल वर्ड कहते हैं, लेमडा बोलते हैं। वो क्या होता है और वो कैसे होता है और वो कैसे करते हैं, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा।